हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्ट विद प्राउड के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। आज है 21 अगस्त 2020। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही उनका बेसिक सब्जेक्ट से किस प्रकार जुड़ाव होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आईएएस के या फिर किसी और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनको भी डिस्कस करते हुए चलते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि स्टार्ट विद प्राउड के द्वारा किए जा रहे प्रयास आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं या नहीं हैं। यह वीडियो यूपीएससी की तमाम परीक्षाओं जैसे कि आईएएस, सीडीएस, सीएपीएफ और ईपीएफओ में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जैसे कि एनालिटिक फॉर्म में होते हैं, उनके हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ एसएससी, बैंकिंग, रेलवे आदि वनडे एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले फैक्चुअल नॉलेज के हिसाब से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आप वीडियो को पूरा देखा करिए। यह वीडियो हिंदी में होता है, हिंदी में ही स्लाइड दी जाती है और हिंदी में ही डिस्कस करवाया जाता है, ताकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को अंग्रेजी के स्तर पर कोई प्रॉब्लम ना उठानी पड़े। और अगर आप हमारे एनवायरनमेंट और रीजनिंग के वीडियो देखना चाहते हैं, जो कि रीजनिंग काफ़ी ट्रिक में पढ़ाई गई है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो आइए आज की न्यूज़ को जान लेते हैं, हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के बारे में कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ प्रशांत भूषण और सुप्रीम कोर्ट के मध्य चल रही कहानी को पूरा समझेंगे, क्या कहानी है और उसमें संवैधानिक प्रावधान कैसे कैसे जुड़ जाते हैं, जो कि हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से यही इम्पोर्टेंट है। बाकी कहानी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अपन संवैधानिक प्रावधानों को अच्छे से समझेंगे। मिलेनियम अलायंस के बारे में जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि माली, जो अफ्रीका का एक देश है, वहाँ पर क्या चल रहा है, हाल ही में उधर के राष्ट्रपति ने इस्तीफा क्यों दिया, उसके बारे में जानेंगे। तीस्ता नदी और चीन के मध्य क्या संबंध है, अभी उसको भी जानेंगे। भारत और इजराइल सांस्कृतिक समझौता के बारे में जानेंगे, जो आज ही संपन्न हुआ है। ट्राई फूड के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि जनजातीय कार्य मंत्रालय से इसका किस प्रकार का जुड़ाव है और यह कौन सा प्रोजेक्ट है। आज हम इतनी ही न्यूज़ डिस्कस करेंगे। कल के वीडियो में जो हिस्ट्री का वीडियो होगा, उसमें हम सोमवंश, गंगवंश, लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, यानी कि इस वाले टॉपिक की पूरी जानकारी, पूरा इतिहास समझेंगे। बहुत ही शानदार वीडियो है, आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। हर्डल्स टू नागा पीस के बारे में जानेंगे कि जो नागा शांति समझौता हुआ था, आखिर उसमें है क्या और अब तक की पूरी कहानी क्या है। हम इतिहास से लेकर वर्तमान तक में पूरी कहानी को जानेंगे। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं पहली न्यूज़ से। उपचारात्मक याचिका, क्यूरेटिव पिटीशन, यह खबरों में क्यों है? हाल ही में आप सबने ही सुन रखा होगा कि जो अधिवक्ता प्रशांत भूषण हैं, उनको अदालत की एक आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया गया था, क्योंकि इन्होंने कुछ ट्वीट कर दिए थे जो कि चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे जी के ऊपर थे। इसी को लेकर इनके ऊपर अवमानना के आरोप लगे थे और इन्हीं संदर्भों में इनको सज़ा सुनाई गई है। अब इनको सज़ा हो गई। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने समीक्षा याचिका दायर की तथा सज़ा को स्थगित करने के लिए अपील करी। अब अपील किस माध्यम से करी? इन्होंने अपील उपचारात्मक याचिका, यानी कि जिसको हम क्यूरेटिव पिटीशन के नाम से जानते हैं, इसके माध्यम से इन्होंने अपील करी। आइए इसके बारे में कुछ बेसिक समझ लेते हैं कि वास्तव में इस प्रकार की अपील का सिलसिला क्यों और कब और कैसे शुरू हुआ। उससे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि जैसे ये अभी पिछले हफ्ते एक बीएड का एग्ज़ाम हुआ था यूपी बीएड में, तो वहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं कि एस.ए. बोबडे में ऐसे का फुल फॉर्म क्या है। जैसे कि एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो आर्मी चीफ है उनका नाम क्या है। अब पीछे के सारे ही, जैसे इसमें बोबडे है, ठीक है, तो इसमें सारे के सारे पीछे बोबडे ही दिए थे, लेकिन एस का कुछ और कर दिया था, ए का कुछ और। तो आप जब भी कोई शॉर्ट फॉर्म देखा करिए तो आप उसका फुल फॉर्म एक बार ज़रूर सर्च किया करिए। क्या पता इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चार ऑप्शन समान हो, फिर आप फंस जाओगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर आप वहाँ पर बैठ के पछताओगे। इसलिए पहले ही इसको चेक कर लिया करिए। आइए अब क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि अभी तक आपने मामला देखा कि प्रशांत भूषण जी ने कुछ ट्वीट किए, उनके ऊपर अवमानना का केस लगाया गया, उसके बाद उनको सजा हो गई और उन्होंने अपील करी, किसके माध्यम से? क्यूरेटिव पिटीशन दायर करी। अब ये होती क्या है, आइए इसको जानते हैं। 2002 की बात है कि रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य मामलों की सुनवाई के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई संतुष्ट नहीं होता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वह अपने निर्णयों को बदल सके? उसके पश्चात उपचारात्मक
याचिका बनी ताकि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों को नए सिरे से दोबारा से सुना सके। क्योंकि जैसा कि अभी आप जानते हो कि सबसे ऊपरी संस्था सुप्रीम कोर्ट ही है, उसके बाद फिर हाई कोर्ट अपने अपने स्टेट में आ जाते हैं, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तमाम प्रकार की कोर्टें होती हैं। तो अगर यहाँ से कोई संतुष्ट नहीं है, उसके लिए ये कहानी बनाई गई थी कि तब क्या होगा अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। तो आइए देखते हैं कि इसके संवैधानिक प्रावधान कैसे हैं। अवधारणा का आधार यह है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 137 है वह कहता है कि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है कि अगर एक बार कोई विधि बना दी गई और वो विधि परफेक्ट नहीं है या कानूनों के हिसाब से नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि उस विधि को वो बदलने के लिए काम कर सके। या हम कह सकते हैं कि संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि का न्यायिक पुनरावलोकन करना सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार हैं। ठीक है। और आर्टिकल 145 में यह भी कहा गया है कि न्यायालय के पास अपने ही किसी निर्णय को रिव्यू करने की शक्ति है। ठीक है। तो आप याद रखिएगा, अपने खुद के द्वारा दिए गए डिसीजन को रिव्यू करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट रिजिड है, अगर कुछ बोल दिया तो बोल दिया, उसमें परिवर्तन नहीं होंगे। तो परिवर्तन हो सकते हैं 145 के माध्यम से। तो आप इस अनुच्छेद को याद रखिएगा। और 137 में यह है कि अगर कोई विधि संसद के द्वारा बना दी गई तो सुप्रीम कोर्ट उसको अगर चाहे तो उसकी समीक्षा दोबारा से करवा सकता है। आप इसको याद रखिएगा। अब इसको जारी करने की शर्तें कौन कौन सी हैं कि अगर किसी व्यक्ति को जो कि दोषी सिद्ध हो चुका है, अगर उस व्यक्ति को लगता है कि उसके नैसर्गिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वह क्यूरेटिव पिटीशन को दायर कर सकता है। इसे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता से प्रमाणित होना चाहिए, जो कि अनिवार्य है। और अगर ज़रूरत पड़ती है, जब ये पिटीशन मान ली जाती है और जब इसमें सुनवाई होती है, तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट में न्याय मित्रों को भी बुलाया जा सकता है। ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। ये मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी दे रखा है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर इंग्लिश से भी देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट बताने वाला है कि आर्टिकल जो 32 है, इसके माध्यम से अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किसके लिए? फंडामेंटल राइट्स के लिए। और वहीं 226 एक आर्टिकल है, अगर उसके माध्यम से हम हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है। तो आप ये दोनों याद रखिएगा, वनडे एग्जामों में पूछा जा सकता है और कई एग्जामों में पूछा भी गया है। तो आइए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है ट्राई फूड से संबंधित है। यह खबरों में इसलिए रही क्योंकि हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मंत्रालयों के जो मंत्री हैं उन्होंने 2 जगह, यानी कि एक रायगढ़ महाराष्ट्र में, दूसरा जगदलपुर छत्तीसगढ़ में ट्राई फूड प्रोजेक्ट के 3य संस्करण केंद्रों को लॉन्च किया। अब इनको कार्यान्वित किसके द्वारा किया जाएगा? इसको कार्यान्वित ट्राइफेड के द्वारा किया जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। और सहयोग किसका मिलेगा इसको? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ऑफ इंडिया। ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय जो है। अब खाद्य प्रसंस्करण का सीधा सा मतलब यही होता है कि जैसे कोई वस्तु है उसको हमें थोड़ा सा प्रोसेस करके एक दूसरे फॉर्म में बदल देना है। जैसे कि अगर हम माने कि जैसे आलू या इधर पे कच्चा गेहूँ ले लिया, तो हमें उसको आलू को चिप्स में परिवर्तित कर देना है और यहाँ पर गेहूं को हमें आटे में बदल देना है। ये सारी की सारी प्रोसेस्ड चीज़ें ही हैं। ठीक है। तो आप खाद्य प्रसंस्करण को याद रखिएगा, यही इसकी डेफिनेशन है। अब ये ट्राई फूड का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि जो आदिवासी वन संग्रह करता हैं, जो इनके द्वारा एकत्र किए जाते हैं, इनका कोई भी प्रोडक्ट हो जो कि वनों से ये लोग इकट्ठा करते हैं, उनका बेहतर उपयोग करना है और उनका मूल्यवर्धन करना है ताकि आदिवासियों की आय को बढ़ाया जा सके। ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे होना यह है कि जो रायगढ़ महाराष्ट्र चूज़ किया गया, तो यहाँ जो महुआ है, जैसे आंवला हो गया, कस्टर्ड सेब हो गए और जामुन हो गए, ये ट्राइबल लोगों के प्राइमरी प्रोडक्ट हैं। इनमें प्रोसेस्ड किया जाएगा इनको और उसको फिर महुआ का पेय बना दिया जाएगा, आंवला का रस कैंडी बना दी जाएगी। ठीक है। या जामुन का रस निकाल देंगे या कस्टर्ड सेब का गूदा बना देंगे, तो उससे प्रोसेस्ड होने के बाद ट्राइबल लोगों की आय में बढ़ावा हो सकता है। और जगदलपुर छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सेम चीज़ ही है, जैसे कि महुआ, आंवला, शहद, काजू, इमली, अदरक, लहसुन इत्यादि फल या सब्जी, कई प्रकार की चीज़ें होंगी, उनको भी प्रोसेस्ड किया जाएगा और उनको आदिवासियों के लिए आय जनरेट करने का नया माध्यम बनाया जाएगा। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हो उनके प्रोडक्ट। आइए अब ट्राइफेड की चर्चा हो रही है तो ट्राइफेड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ट्राइफेड है, आइए नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देता हूँ अच्छे से। सबसे पहले तो आप इसका फुल फॉर्म ही देख लो, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
ठीक है, आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछा जाए। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसको जो बनाया गया था वह 1987 में बनाया गया था, तो आप इसको याद रखिएगा। और इसमें फिर एक अमेंडमेंट भी हुआ था जिसको हम संशोधन बोल सकते हैं। ठीक है, तो कब किया गया था? 2007 में। तो ऐसा नहीं है कि बनने के बाद इसमें संशोधन नहीं हुआ। क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है यूपीएससी में, आईएएस के एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि इसको संशोधित कब किया गया था। तो आपको दोनों ही डेटा याद रखनी पड़ेंगी। और एक क्वेश्चन और अक्सर पूछा जाता है कि यह किस अधिनियम के तहत बनाया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है 1994 का, तो आप ये याद रखिएगा 1994 का जो है उसके तहत बनाया गया था। हालांकि अभी इसे बदल दिया गया है। और जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 की सेक्शन 11 के तहत इसको रजिस्टर्ड कर लिया गया है। तो ये मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से उठाया है, तो इसमें कोई भी रॉन्ग होने का चांसेस नहीं बनते हैं। आइए नेक्स्ट न्यूज को देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज संबंधित है कि अभी हाल ही में भारत और इजराइल ने एक सांस्कृतिक समझौता किया। इससे दोनों के रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसकी खास बात यह है कि यह 3 साल के लिए एक रूपरेखा बनाई गई है। अब ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन उसको पूछना ही होगा किसी एग्जाम में तो वो लोकेशन के हिसाब से पूछ लेगा। जैसे कि आईएएस के एग्जाम में तो ऐसे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब आप यहाँ पर ये देखिए, ये है भूमध्य सागर, ठीक है, और ये है इजराइल की लोकेशन। अब इजराइल, और अभी मैंने कल बहुत अच्छे से समझाया हुआ है फिलिस्तीन का मुद्दा, आप चाहो तो कल के करंट अफेयर्स की वीडियो में देख सकते हो। ये वेस्ट बैंक और ये गाज़ा पट्टी जो है ये फ़िलिस्तीन का हिस्सा कहलाता है। आप वीडियो देख लेना, आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। ये लेबनान के साथ इसकी सीमा लगती है इजराइल की, और यहाँ पर सीरिया के साथ सीमा लगती है, और यहाँ पर मिस्र के साथ और जॉर्डन के साथ। तो ये याद रखिएगा, एक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था आईएएस में कि जॉर्डन की सीमा भूमध्य सागर के साथ लगती है कि नहीं लगती है। तो यहाँ पर नहीं लगती, यही ऑप्शन था। यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाने थे, अगर आपने थोड़ी सी भी क्लैरिटी दिखाई होती तो 2 नंबर पक्के थे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ न्यूज़ में रहते हैं हमेशा स्थल, उसको भी देख लेते हैं। एक तो गोलन हाइट्स, आप याद रखना, सीरिया और इजराइल के बीच में है। ठीक है, यहाँ पर डेड सी है, और यहीं पर एक है सी ऑफ गैलीली, आप इसको याद रखिएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी ऑफ गैलीली। ठीक है, इतनी सारी हमने न्यूज़ डिस्कस कर ली। एक पॉइंट और यहाँ पर देख लेना आप, ये इसकी सीमा रेड सी के साथ भी मिलती है। ठीक है, इजराइल की। आइए अब नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है तीस्ता नदी के बारे में। हाल ही में क्या हुआ कि बांग्लादेश और चीन के मध्य एक समझौते पर बात चल रही है, जो कि $1 अरब के ऋण लिया जाना है बांग्लादेश के द्वारा। और किस चीज़ के लिए? तीस्ता नदी का व्यापक प्रबंधन करना है, और इनको नदी की बहाली फिर से अच्छे से करना है। इसके लिए बांग्लादेश चीन से ऋण ले रहा है। तो तीस्ता नदी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नदियाँ कई बार पूछ ली जाती हैं कि इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है या कौन सी नहीं है, किस राज्य को टच करती है और किस राज्य को टच नहीं करती है। तो तीस्ता नदी जो है वो 315 किलोमीटर लंबी नदी है। यह पूर्वी हिमालय से निकलती है और सिक्किम और पश्चिम बंगाल के भारतीय राज्यों से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और फिर अंत में ये कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में तीस्ता नदी के नाम से नहीं गिरती है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर मैप में आपको दिखा देता हूँ कि ये जो जमुना नदी है, जमुना, ठीक है, जमुना याद रखिएगा आप, जो जमुना नदी है ये वहाँ पर जाकर मिल जाती है। और जमुना बनती कब है? यही ब्रह्मपुत्र का ही नाम है, क्योंकि इंडिया में असम में जब ब्रह्मपुत्र बहती है तो उसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको जमुना कहने लग जाते हैं। ठीक है, और फिर जमुना बाद में गंगा, जो कि भारत में गंगा है लेकिन बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, ये यहाँ पर मिल जाती है। और अंत में इनमें एक मेघना नदी मिलती है, और ये मेघना नदी के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो मैंने आपको काफ़ी सारी न्यूज़ डिस्कस करा दी, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच में भी ये सीमा बना देती है, और भारत में यह दार्जिलिंग जिले से होकर बहती है। बांग्लादेश में यह फूलखेड़ी में जमुना नदी से मिल जाती है, जैसा अभी मैंने आपको डिस्कस करवा दिया। तो कहाँ मिल जाती है? फूलखेड़ी में। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। और एक इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है। जैसे एक बार आईएएस के प्रीलिम्स में पूछा गया था कि कृष्णा नदी और गोदावरी नदी, इनकी ट्रिब्यूटरीज को बताइए। ठीक है, तो वहाँ पे कई सारे नदियों को दे देते हैं जो कि उनकी सहायक नदियाँ होती हैं, एक नहीं होती है, तो उसी को पूछ लिया जाता है, और फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है अगर हम नदियों को अच्छे से कंप्लीट नहीं करते हैं। ठीक है, अभी हो सकता है कि स्टार्ट विद प्राउड में ही आपको ज्योग्राफी के लेक्चर मैप के थ्रू डिस्कस करवाए जाएँ, तो आप स्टार्ट विद प्राउड पर लगातार बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो रंजित नदी है, कौन सी नदी? रंजित नदी है जो
वो किस में मिल जाती है? तीस्ता नदी में मिल जाती है। तो आप याद रखिएगा तीस्ता की सहायक नदी कौन सी है? रंजित नदी। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 से। कल भी मैंने इसको डिस्कस करवाया था। तो ये कौन सा संस्करण है? ये 5वां संस्करण है। इसको स्वच्छ महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इस कार्यक्रम का आयोजन कौन करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा किया जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। हो सकता है एग्जाम में आपको ग्रामीण मंत्रालय दे दिया जाए और आपको वो बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आइए इसके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। अब सबसे पहले देख लीजिए कि 3 क्लीनेस्ट सिटीज़ जो इंडिया की हैं वो 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन के हिसाब से इंदौर मध्य प्रदेश में है पहली सिटी, दूसरी सूरत गुजरात की, तीसरी नवी मुंबई महाराष्ट्र की। और अगर हम इंदौर को देखें तो लगातार चौथी बार इसने पहला स्थान बना कर रखा है। और अगर इसी सीढ़ी में, जैसा कि अपन ये डिस्कस कर लिया, आइए अब ये देखते हैं कि गंगा नदी के तट के किनारे बसे शहरों में बनारस को सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला है। और अगर नई दिल्ली को देश की सबसे स्वच्छ राजधानी के रूप में पुरस्कृत किया गया। छत्तीसगढ़ को 100 से अधिक शहरों और राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान मिला है। और इसी श्रेणी में झारखंड को 100 से कम शहरों वाले राज्य की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। अगर छावनी के रूप में देखें तो जालंधर को स्वच्छ छावनी के रूप में पहला स्थान मिला है इस रिपोर्ट में। और अगर 40 लाख से अधिक आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहर को देखें तो वह है गुजरात का अहमदाबाद। तो आप इसको याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा एक अखिल भारतीय स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम है, ठीक है, जो भारत के शहरों, कस्बों, राज्यों में क्या करता है? स्वच्छता, अवशिष्ट प्रबंधन और समग्र स्वच्छता के आधार पर मूल्यांकन करता है। आइए इसके संबंध में मैंने आपको काफ़ी सारे यहाँ पर पॉइंट दे दिए हैं। आप चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये मैंने PIB की वेबसाइट से निकाला है, जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे 2 पॉइंट बताने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 5 शहर ऐसे हैं जिनको 5 स्टार का दर्जा दिया गया है, जैसे कि इंदौर, अंबिकापुर, नवी मुंबई, सूरत और राजकोट और मैसूर, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। और 86 शहरों को 3 स्टार का दर्जा दिया गया और 64 शहरों को 1 स्टार का दर्जा दिया गया है, ठीक है। और ये भी बताया गया कि 2021 में जलमल शोधन और प्रदूषित जल को और कचरे प्रबंधन को और लैंडफिल प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा। सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में प्रेरक दौड़ सम्मान की 5 नई उपश्रेणियाँ, जिसमें कि दिव्या, अनुपम, उज्ज्वल, उदित, आरोही शामिल की गई। तो आप इसको याद रखिएगा। ये ना आपको ऐसे पूछेगा कि दिव्या में आपको स्वर्ण दे देगा, जबकि दिव्या में तो प्लेटिनम है, तो आपका गलत हो सकता है। तो आप इसको पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ये भी मैंने पिक्चर यहाँ पर लगा दी है, आप इसको भी पॉज करके देख सकते हो कि यहाँ पर ये बताया गया है कि शहरों को कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया था कि 1 लाख से 3 लाख के बीच में जो शहर है उनमें कौन सा प्रथम स्थान पे रहा, ठीक है। 3 लाख से 10 लाख की श्रेणी में जो है उनमें कौन सा प्रथम स्थान पे रहा। आप इसको पॉज करके देखिएगा, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। अपन बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को करते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंस सकें। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है NTPC के कुडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन से, ठीक है। अब इसको सबसे पहले ये देख लेते हैं खबरों में क्यों रहा। यह खबरों में इसलिए रहा क्योंकि जो दक्षिण पश्चिम रेलवे है उसके द्वारा हाल ही में एक नवनिर्मित पुल है, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में। जो NTPC है उसका एक पावर प्लांट है जो कि कोयले पर आधारित है। तो अब वो इसका यूज़ करेगा इस पुल का, जिसकी वजह से क्या होगा? परिवहन की लागत कम हो जाएगी और इनके समय की भी बचत हो जाएगी, ठीक है। अब NTPC लिमिटेड के बारे में देख लेते हैं। यह बिजली मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। तो याद रखिएगा आप, NTPC बिजली मंत्रालय के तहत आता है, ठीक है। अब इसकी लोकेशन को देख लेते हैं, ये है कहाँ? कुडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है वो बीजापुर जिले में है, कर्नाटक के कुडगी गांव में। ये आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इसकी लोकेशन है, ठीक है। यह NTPC लिमिटेड के कोयला आधारित थर्मल प्लांटों में से एक है, ठीक है। मतलब NTPC लिमिटेड के काफ़ी सारे कोयला आधारित थर्मल प्लांट चल रहे हैं, उनमें से ये एक होगा। जल स्रोत अलमाटी बांध के जलाशय से है। अलमाटी बांध फिर आपको पता चल जाएगा ये कहाँ पर, ये भी कर्नाटक में ही है और ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। तो किस में बनाया गया है? कृष्णा नदी पे, ठीक है। तो ये देखिएगा आप, ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। आइए अब ये आप इसकी पिक्चर को भी देख लीजिए। आइए अब नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है सेबी से, जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है, उनमें हाल ही में अभी कार्यकारी निदेशक को नियुक्त किया गया, जो कि कौन नियुक्त हुए हैं? GP
गर्ग नियुक्त हुए हैं। तो आप इनको याद रखिए, क्योंकि किसी वनडे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जीपी गर्ग किस संस्था के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो वो सेबी के किए गए हैं। अब जब सेबी की बात हो गई है तो अपन यूपीएससी आईएएस के प्रीलिम्स में आ सकता है क्वेश्चन, उसके हिसाब से इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो सेबी है उसकी स्थापना सेबी अधिनियम 1992 के प्रावधानों से हुई थी, ठीक है, और 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। सेबी का मुख्य कार्य यह है कि यह प्रतिभूतियों, जिसको हम सिक्योरिटीज़ कहते हैं, में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना है, ठीक है। प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित एवं विनियमित भी ये करता है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है माली से। तो माली की सबसे पहले हम लोकेशन को देख लेते हैं, क्योंकि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले जाती है। ये देखिए अफ्रीका का पश्चिमी हिस्सा है, ये है माली, और इसकी राजधानी क्या है, बमाको, ठीक है। और यह एक क्या है, यह एक लैंडलॉक देश है। मतलब इसके पास लैंडलॉक कंट्रीज़ वो होती हैं जिनके पास समुद्र का एक्सेस ना हो, मतलब वो चारों तरफ से भूमि से ही घिरी हुई हो। तो आप मुझे अपने भारत के मैप से 5 लैंडलॉक स्टेट के नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। माली के उत्तर पूर्व में अल्जीरिया है, जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हो, ये अल्जीरिया है। इसके और उत्तर में नाइजीरिया, बुर्किना फासो और मॉरिटेनिया, ठीक है। ये सारे के सारे आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कई बार दे देता है कि बेनिन, टोगो, घाना, कोटे दी आइवरी, लाइबेरिया, सियरा लियोन, गिनिया, ठीक है, और सेनेगल। और सेनेगल के बीचों बीच एक देश है गाम्बिया, आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। ये है चैड, और ये कोटे दे आइवरी आइलैंड यहाँ पर हैं, जो कि मॉरिटेनिया से काफ़ी पास में है, ठीक है। देश के दक्षिणी भाग में नाइजर और सेनेगल नदियाँ बहती हैं। माली के कुछ प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों में सोना है और नमक शामिल है। यह अफ्रीका महाद्वीप में सोने का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अब ये देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों रहा। ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि माली के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम बाऊबकर कीता, आप इसको याद रखिएगा, इनके नाम को हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कहाँ के ये राष्ट्रपति हैं, तो फिर माली के हैं, आप इसको याद रखिएगा। ने अपने कार्यकाल के 3 साल पहले ही सैन्य तख्तापलट और विरोध प्रदर्शन के कारण इस्तीफा दे दिया। मतलब अभी इनका 3 साल का कार्यकाल बाकी था और इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। और लगातार हो रहे थे विरोध प्रदर्शन यहाँ पर, उसकी वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ गया। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है मिलेनियम अलायंस से। यह खबरों में क्यों रहा? यह खबरों में इसलिए रहा क्योंकि अभी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। अब मिलेनियम अलायंस एक नवाचार संचालित और प्रभाव केंद्रित पहल है। नवाचार का मतलब आप ये याद रखिएगा इनोवेशन को जो बढ़ावा देता है उसके लिए इसमें पुरस्कार दिए जाने थे, ठीक है। वैश्विक विकास समाधानों को संबोधित करने वाले परीक्षण और पैमाने पर भारतीय नवाचारों की पहचान करने के लिए सहयोगपूर्ण संसाधनों का लाभ उठाने की इसमें बात की गई है। तो इंडियन जो नवाचार हो रहे हैं, जिसको हम स्टार्टअप वगैरह के नाम से भी जान लेते हैं कई बार, तो उनको बढ़ावा देने में ये मिलेनियम अलायंस काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो अब ये देख लेते हैं कि इसमें शामिल कौन कौन से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स स्तर में, हो सकता है इसी बार 4 अक्टूबर के दिन पूछ लिया जाए। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यानी कि जिसको हम USAID कह देते हैं, और फिक्की है, आप शॉर्ट फॉर्म ही याद रखिएगा, वहाँ पे याद रह जाएगी। यूनाइटेड किंगडम सरकार के अंतर्राष्ट्रीय विभाग हैं, फेसबुक भी इसमें शामिल है, और मैरिको इनोवेशन फाउंडेशन सहित इसमें सार्वजनिक और निजी भागीदारी दोनों ही इसमें हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, मिलेनियम अलायंस इंस्पायरिंग इनोवेशन और शेयरिंग सॉल्यूशन। तो नवाचार को बढ़ावा देने के लिए और सॉल्यूशन को एक दूसरे से शेयर करने के लिए, ताकि इस नवाचार के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की जा सके। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये USAID, फिक्की, फेसबुक, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ को डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।